Welcome to Wow Education. Hello dear students, today we are going to revise the important questions and MCQs based on your class 10th social science economics lesson 1 development. In development lesson we are going to cover the various aspects of development of the human being as well as the country. और देखिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इसमें मर्ज करके केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपके लिए जो है यहाँ पे इस वीडियो में दिखाए गए हैं. तो इसके अलावा इस लेसन में से कोई और क्वेश्चन ना भी पढ़ेंगे तब भी जो है आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कवर हो जाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है बिसाइड इनकम व्हाट आर द 6 अदर थिंग्स पीपल मे लुक फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जैसा कि आप जानते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उसकी इनकम बहुत ज़रूरी होती है. इनकम के बेसिस पे ही बहुत सारी कंट्रीज़ को रेटिंग मिलती है. बट आज के टाइम पे डेवलपमेंट के लिए कुछ और एस्पेक्ट्स भी होते हैं पैसे के अलावा. तो वो क्या 6 एस्पेक्ट्स हैं? नंबर 1 इज़ फ्रीडम, नंबर 2 इज़ सिक्योरिटी, नंबर 3 इज़ रिस्पेक्ट, नंबर 4 इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ, नंबर 5 इज़ हेल्थ एंड नंबर 6 इज़ एजुकेशन. अगर ये 3 मार्कर है तो आप इतना ही लिख सकते हैं. अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क में आता है तो आप किसी भी जो है जितने आपसे पूछे गए हैं एस्पेक्ट उन एस्पेक्ट के अंदर जो है ये हेडिंग्स होंगे उनके अंदर आप कंटेंट लिख सकते हैं. कंटेंट के अंदर लिखने के लिए आपके पास बहुत सारा जो है मटेरियल अपने आप भी आ सकता है. फ्रीडम के अकॉर्डिंग जो है आप लिख सकते हैं कि अ पर्सन माइट बी हैविंग लॉट ऑफ मनी बट इफ़ ही शी इज़ नॉट हैविंग फ्रीडम देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ फ्रीडम दैट मनी, क्योंकि मनी कैन नॉट बाय द फ्रीडम. तो सिमिलरली आप सिक्योरिटी के लिए भी लिख सकते हैं. कंट्री में अगर सिक्योरिटी नहीं है, कंट्री पूरा मिलिटेंट जो है एक्टिविटीज़ से जो है अफेक्टेड है, तो ऐसे कंट्री में रह के पैसा कमा के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है. रिस्पेक्ट, आपको बहुत सारा पैसा मिल रखा है बट आपकी डिग्निटी को जो है बार बार जो है ना इंसल्ट किया जा रहा है, तो ऐसी गवर्नमेंट और ऐसी कंट्री में रह के भी देयर इज़ नो यूज़. क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो है बेसिक स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, आपको जो है कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो वहाँ पर भी जो है ज़्यादा पैसे होके कोई फ़ायदा नहीं जब आपके पास क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है. हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउअडेज बिसाइड मनी के अलावा. मनी से भी बड़ा जो है एस्पेक्ट आप बोल सकते हैं हेल्थ है. हेल्थ आपकी लूज़ है, हेल्थ को जो है ट्रीटमेंट करने की फैसिलिटी आपकी गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो ऐसे कंट्री का आपको पैसा लेके या फिर ऐसे कंट्री के डेवलपमेंट से क्या फ़ायदा. दूसरा है एजुकेशन भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है. तो ये 6 एस्पेक्ट हैं जिनके अंदर जो है थोड़ा बहुत जो है आप मटेरियल को आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन डिस्क्राइब ब्रीफली 5 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया फॉर रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन एट पार विद दैट ऑफ मैन. इंडिया के अंदर वुमेन का स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए. ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, आप अपने डेली यूज़ से डेली नॉलेज से भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं. फिर भी एक थोड़ा सा आप इसमें हेल्प ले लीजिए. देखिए फर्स्ट व्हाट दे हैव रिटन, वुमेन आर गिवन द इक्वल राइट टू वोट लाइक दोज ऑफ मैन. हमारी कंट्री में 1947 के बाद से ही वुमेन को राइट टू इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ वोट भी है. बाकी कंट्रीज़ की वुमेन को वोटिंग राइट अभी तक भी बहुत सारी कंट्रीज़ में नहीं मिले. तो देखिए हमारे यहाँ तो इक्वालिटी ऑफ वोटिंग बहुत पहले से ही मिल चुकी है. Number 2 है the government of India has declared dowry as illegal and now no one can force the other party to give dowry. Number 3 to impart education to girls, various schools and colleges have been opened. Seats have been reserved for women in the legislature to enable them to participate in decision making. Number 6 है women have been recognized as a separate target group in our development planning for raising their status at par with that of men. And the last one is to achieve the above objectives, the National Commission for Women also has been set up in January 1992. Question 3 है what is sustainable development? Suggest any 2 ways in which resources can be used judiciously. Sustainable development is a pattern of development in which we use the resources in a way that meets our current human needs, also preserving them for the future generation. This is what called sustainable development. Number 1 is environment must be conserved while developing is taking place. Number 2, resources should be used with planning and over exploitation should be avoided. We should focus on using renewable resources. We should keep inventing new techniques to save natural resources. Development should be done without harming the environment.
अब देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन हमेशा साथ साथ ही आते हैं। पहले तो उनसे पूछ लिया गया है हमसे कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद पक्का पूछा जाएगा कि रिसोर्सेज कैन बी यूज जुडिशली इन द फॉलोइंग मैनर, कि इन रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ करें, उसका एग्जाम्पल भी बताइए। देखिए किसी भी रिसोर्स को सस्टेन करने के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एक्चुअली वैसे तो, बट आप कुछ एग्जाम्पल को कोट कीजिए, जैसे यूजिंग बाइसिकल और वॉकिंग फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस रेदर देन यूजिंग अ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कैन हेल्प इन सेविंग फ्यूल एंड ऑल्सो विल हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। तो आपके वाली अंडरलाइनिंग वाला जो हेडिंग है इसको याद करके जाएंगे तो इसके आगे का कंटेंट अपने आप लिख सकते हैं कि बाइसिकल यूज़ करने से हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का इस्तेमाल कम करेंगे, और उनका इस्तेमाल कम होने से ओब्वियसली फ्यूल कम कंजप्शन होगा, जिससे एयर पोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट है, अगर हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं अपने किसी भी एरिया में तो उसको बिना डिफॉरेस्टेशन के करें तब भी जो है हमारे दोनों गोल अचीव हो जाएंगे। एक तो हमारे शहर भी डेवलप हो जाएंगे, दूसरा जो है हमारे ट्रीज भी कटने से बच जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बाई यूजिंग CNG। जो CNG गैस होती है उसको अगर हम पेट्रोल की जगह पे यूज़ करें तो आज के टाइम पे तो बहुत सारे CNG गैस वाले जो है व्हीकल्स आ गए हैं, और उनके कारण क्या होगा, इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं, जुडिशली यूजिंग वाटर रिसोर्सेज, हमारे जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनका हम बहुत वाइजली यूज़ करें, सो दैट हम जो है उनको पॉल्यूट ना करें। उनको पॉल्यूट ना करेंगे वाटर बॉडीज़ को, तो हमारा वाटर भी जो है हमारे प्रेजेंट टाइम के लिए भी एज वेल एज हमारे फ्यूचर के जनरेशन के लोगों के लिए भी सेफ रह सकता है। इफ़ ट्रीज आर कट दे शुड ऑल्सो बी रीप्लांटेड एंड अलाउड टू ग्रो। अगर हम ट्री ग्रो करते हैं तो उनको कुछ टाइम भी देना चाहिए, अगर हम ट्रीज काटते हैं तो उनको कुछ टाइम भी देना चाहिए ग्रो करने के लिए, सो दैट 5 साल के बाद जो है जो एरिया में हमने ट्रीज काटे हैं उसकी जगह कहीं और भी ट्री लगा दें, तो सो दैट जो लॉस हो रखा है ट्री काट के वो कंपनसेट हो जाए। हम अपने आसपास देखते हैं, हम बहुत बार जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक बहुत बड़ा पेपर फाड़ देते हैं, पेपर को यूज़ कर लेते हैं। तो हम पेपर को बहुत जुडिशली यूज़ करें, उनको जो है वेस्ट ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज HDI, विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स द HDI, एक्सप्लेन द 3 मेजर इंडिकेटर्स ऑफ द HDI। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि HDI एक्चुअली में होता क्या है। HDI ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये एक टूल है जो किसने डेवलप किया है, ये किया है डेवलप बाय यूनाइटेड नेशन टू मेजर एंड रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री का जो है सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ है एज वेल एज इकोनॉमिक, यानी मनी के मामले में उसका कितना डेवलपमेंट है, उसको मेजर भी करना है। उसके बाद उसको रैंकिंग भी देनी है। जैसे आपने देखा होगा वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल जो होते हैं उनमें भी खिलाड़ियों के जितने भी रैंकिंग होते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे होते हैं, ईयरली रैंकिंग निकलती है, तब जाके नंबर 1 बैट्समैन, नंबर 1 जो है बॉलर डिसाइड किया जाता है। तो सिमिलरली कुछ मेजर्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, उनके बेसिस पे हर कंट्री को हर साल जो है ये रैंकिंग दी जाती है। और HDI का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसको जो है टूल को डेवलप करने वाला है यूनाइटेड नेशन। नाउ देखिए और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। द HDI कीप्स ट्रैक ऑफ चेंजेस इन डेवलपमेंट लेवल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम जो है इसको मेजर किया जाता है। यानी अभी 2023 में किया है तो 2024 में फिर से पक्का जो है ये डेवलपमेंट लेवल को चेक किया जाएगा। इट कंपेयर्स डेवलपमेंट लेवल्स इन डिफरेंट कंट्रीज़, और इसके आधार पे जो है अलग अलग कंट्री का जो है हमको रैंकिंग पता चलती है कि कौन सी कंट्री का डेवलपमेंट इकोनॉमिक और जो है सोशल लेवल पे बराबर हो रखा है या ज़्यादा हो रखा है। तो इससे उस कंट्री को भी जो है अपने कंडीशन को सुधारने का मौका मिलता है। इट कंपेयर्स डिफरेंट लेवल्स इन डिफरेंट कंट्रीज़, ये हर कंट्री के लेवल को कंपेयर करता है। द कंसेप्ट ऑफ HDI गोज बियॉन्ड इनकम एंड ग्रोथ। केवल इनकम और ग्रोथ ही नहीं इसमें हम मेज़र करते हैं, इसके अलावा भी जो फैमिली इश्यूज़ हैं, या फिर जो है पीस है, या वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन है, या फिर वहाँ का जो है मेडिकल फैसिलिटी है, या फिर वहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन सब चीज़ों को जो है यूनाइटेड नेशन कवर करता है। नेक्स्ट है, इट कवर्स ओवरऑल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल एंगल्स। और जो HDI है इसका मतलब ही देखिए ह्यूमन का डेवलपमेंट, और ह्यूमन का डेवलपमेंट केवल पैसा देख के तो नहीं होता है, ह्यूमन का डेवलपमेंट ओवरऑल होता है ना। उसका ब्रेन भी डेवलप होता है, उसका बॉडी भी डेवलप होता है, उसके जो है ना मेंटल प्रोसेस भी डेवलप होते हैं। तो सारे डेवलपमेंट को लेके इसके अलावा कंट्री में क्या क्या जो है फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उन सारे फैसिलिटीज़ को जब कवर करते हैं तो उसको हम HDI बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मेजर इंडिकेटर्स ऑफ SDI आर एज फॉलोज। अगर मेजर इंडिकेटर्स पूछ रखे हैं SDI के तो वो भी इसी के साथ आ सकता है, इसके साथ कंबाइन क्वेश्चन भी आ सकता है या एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 3 मेजर इंडिकेटर्स ऑफ SDI आर एज फॉलोज। वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, देवर ऑलमोस्ट 6 इंडिकेटर्स मेजर इंडिकेटर्स थे। तो उन 6 इंडिकेटर में से आप किसी भी इंडिकेटर के ऊपर आंसर्स लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी को मेंशन किया है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, आप ये तीनों हेडिंग अगर लर्न कर लेते हैं तो इसके अंदर का कंटेंट आप जो है अपने कॉमन साइंस सेंस से या फिर अपने कंसाइंस से भी लिख सकते हैं। तो हियर व्हाट दे हैव रिटन अबाउट द हेल्थ, विदाउट proper health facilities, no matter how much a country earns, it will not be able to provide basic facility to its people. ओके अगर आपके पास हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है ना, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो सारे के सारे बीमार हैं और बीमार होने के बाद उनकी ट्रीटमेंट की फैसिलिटी नहीं है, तो आप किस बात की फैसिलिटी देंगे अपने सिटीजन्स को। इसीलिए हेल्थ इज ऑल्सो मेजर इंडिकेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग। नेक्स्ट है एजुकेशन। ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स एजुकेशन हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लीडिंग अ क्वालिटी लाइफ। सो इफ द कंट्री हैज हाई इनकम बट द लिटरेसी रेट इज लो, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड डेवलप। कितनी अच्छी बात कही इन लोगों ने कि आपके पास जितना मर्जी पैसा हो पर आपके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपकी कंट्री का डेवलपमेंट यूजलेस है। जैसे बहुत सारे अरेबियन कंट्रीज़ में क्या होता है, उनके पास बहुत सारा पैसा है क्योंकि वो वहाँ से जो है तेल वगैरह बेचा करते हैं, बट उनकी कंट्री में जो है लेडीज़ को इंडिपेंडेंस भी नहीं है और लेडीज़ की लिटरेसी लेवल भी बहुत कम है। तो ऐसे अरेबियन कंट्री के डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा, और ये कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट के रैंकिंग में कभी भी टॉप में आ ही नहीं सकती, जितना मर्जी चाहे ये कंट्रीज पैसा अर्न कर ले। थर्ड है सिक्योरिटी। मोर देन इनकम पीपल वांट टू हैव अ सिक्योर्ड लाइफ। अ कंट्री शुड बी एबल टू प्रोवाइड इट्स सिटीजन एन सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आप अगर जो है कुछ जैसे ये मिलिटेंट थ्रेट कंट्रीज़ को देख लें, अगर आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं या फिर म्यांमार का एग्जाम्पल लेते हैं या फिर चाइना का एग्जाम्पल ले लें, इन लोगों के पास जो है पैसा ऑब्वियसली हो सकता है बहुत ज़्यादा, पर चाइना में आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ वर्ड नहीं बोल सकते हैं, है ना, तो आपकी लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है। म्यांमार में वहाँ पर पूरा जो है सैनिक शासन है, तो वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। अफगानिस्तान में आप लोग देख ही रहे हैं तालिबान का रूल है, तो ऐसी कंट्री में सिक्योरिटी बहुत ही बुरे इसमें जो है फेस में है। तो इस कंट्री में अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाते हो तो क्या फ़ायदा है जब आप जो है कुछ अपने विचारों को जो है उनको ना आप रख ही नहीं पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो द लेवल ऑफ income is important, it is not proper measurement of the level of development justify the statement। क्वेश्चन का मतलब ये है कि भले ही जो है इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए दिस इज़ नॉट द ओनली वन लेवल और द मेजर। एक यही क्राइटेरिया नहीं होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अरेबियन कंट्रीज़ जैसे आप सऊदी अरेबिया की बात ले लो, ईरान की बात ले लो, इनके पास बहुत सारा पैसा है, इंडिया से भी ज़्यादा पैसा है, बट यहाँ के लोगों का जो है बाकी जो फ्रीडम है वो फ्रीडम में बहुत ज़्यादा कमी है। वहाँ पर जो है बाकी धर्म वाले अपने वर्शिपिंग जो प्लेसेस हैं उनको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो अकेले अपने घर से बाहर नहीं जा सकती है ना, तो केवल पैसे होने से खुशी नहीं मिलती है। ऐसा होता अगर तो ईरान में जो इतनी सारी लड़कियां जो हैं प्रोटेस्ट कर रही हैं, इतनी सारी जो लेडीज़ प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो क्यों करती है ना, तो दे आर नॉट हैप्पी इन देयर ओन कंट्री ऑल्दो देयर हस्बैंड्स और देयर मेल मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ऑल्दो द लेवल ऑफ द इनकम इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट बट इट इज़ नॉट प्रॉपर टूल टू मेजर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द मॉनेटरी व्यू ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम पैसे से ही किसी भी कंट्री को डेवलप मानेंगे तो केवल पैसा ही किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एकमात्र कंसिडरेशन नहीं है। अ हाई लेवल ऑफ इनकम ओनली कैन नॉट सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल। कितना भी ज़्यादा पैसा हो जाए किसी भी पर्सन के पास, परंतु अगर उसके पास सिक्योरिटी, फ्रीडम, हेल्थ नहीं है तो जो है उससे उस इंडिविजुअल की जो नीड्स होती हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो सकती। अदर एस्पेक्ट्स लाइक सिक्योरिटी, फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज़, वेलफेयर, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन एंड क्लिनलीनेस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मनी के अलावा ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इनकम, although income, economic wealth more generally has a great deal to do with it.
डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो अबाउट द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अंडर न्यूट्रिशन। डेवलपमेंट का मतलब ये भी होता है कि सरकार उस देश से जो है पॉवर्टी को हटाए और वहाँ के बच्चों को अंडर न्यूट्रिशन होने से रोके। वहाँ के बच्चों के लिए प्रॉपर जैसे हमारी कंट्री में मिड डे फूल प्रोवाइड किया जाता है, या फिर उससे भी छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी की स्कीम्स है, उसमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस खाना और दूध और बिस्किट्स और फ्रूट वगैरह दिया जाता है, तो वो प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। इट इज़ एन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एक्सेस टू सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्थ सर्विसेज। इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब उस देश में जो है लोगों की एवरेज आयु कितनी है, लोग जो है प्रीमेच्योरली तो नहीं मर रहे, 40-50 साल की एज में तो नहीं मर जा रहे। जो हेल्दी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो करीबन 70 to 80 साल होती है, या फिर चलो ज़्यादा से ज़्यादा 60 ईयर्स लगा लो। और उसके अलावा सैनिटेशन की अच्छी फैसिलिटी है, वहाँ के मेल और फीमेल दोनों के लिए वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी है कि नहीं है, पानी भी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, हेल्थ सर्विसेज फ्री है कि कॉस्टली है कि पेड है, किस टाइप के हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इट इज़ द रिडक्शन ऑफ द इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड इंक्रीज एक्सेस टू नॉलेज एंड स्कूलिंग एंड लिटरेसी। इसके अलावा जो है वहाँ के बच्चे पैदा होने पे कितने ज़्यादा सर्वाइव करते हैं या फिर कितना ज़्यादा सर्वाइव होने से पहले ही मर जाते हैं, तो वो भी जो है उस कंट्री के डेवलपमेंट को वो करता है, प्रदर्शित करता है। इसके अलावा वहाँ के बच्चों का नॉलेज और स्कूलिंग में कितना एक्सेस है, स्कूल उनके घर के पास हैं या फिर स्कूल जाने में उनको दिक्कत आ रही है, या फिर स्कूल जाने के लिए उनके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, है ना, किस कंडीशन से स्कूल जा रहे हैं, या फिर स्कूल में उनको फ्री में पढ़ाई या फिर फ्री में एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज केरला have a better human development index ranking in comparison to Punjab? Explain with 3 reasons. Answer है, Kerala has a better human development index ranking in comparison to Punjab, even though Punjab has a greater per capita income in comparison to Kerala because of the following reason. As you can see this chart, इस चार्ट के हिसाब से देखिए केरला और जो है आप पंजाब को हरियाणा समझ लीजिए, है ना, इसमें ये चार्ट दूसरा आ गया है। तो केरला और अगर हम पंजाब को कंपेयर करते हैं तो जो हरियाणा का जो इनकम है पर कैपिटल इनकम वो 2 लाख प्लस है ना, पर और यहाँ पर केरला का जो है वो भी 2 लाख प्लस ही है। बट यहाँ पर देखिए एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर रही है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हरियाणा में जो है 100 बच्चे पैदा अगर होते हैं तो साल में 30 बच्चे उसमें से मर जाते हैं। केरला में अगर 1000 बच्चों में होता है ये, अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 1000 बच्चों में से केवल 7 बच्चे ही जो है 1 साल से पहले मर जाते हैं। तो कहने का मतलब केरला की जो एजुकेशन जो मेडिकल फैसिलिटी है तो ऑब्वियसली जो है हरियाणा की मेडिकल फैसिलिटी से ज़्यादा अच्छी है। दूसरा, अगर हम हरियाणा का लिटरेसी रेट देखते हैं तो हरियाणा की लिटरेसी रेट इतना पैसा होने के बावजूद भी केवल 84% है, और जबकि केरला का लिटरेसी रेट 94% है। ये नेट अटेंडेंस रेशियो है, यानी 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल में कितना जाते हैं, यानी 5वीं क्लास के बाद ड्रॉप आउट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पर केवल 100 में से 61 बच्चे जो हैं, है ना, केवल सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं। बट यहाँ पर केरला में 100 में से 83 बच्चे जो हैं सेकेंडरी स्कूल के लिए जाते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी केरला लीड कर रहा है, यहाँ पर भी केरला लीड कर रहा है, यहाँ पर भी केरला लीड कर रहा है, केवल इस जगह पे केरला लीड कर नहीं रहा है। जबकि हरियाणा में केवल एक जगह यानी इनकम में लीड कर रहा है, तो केरला 3 जगह लीड कर रहा है और जो है हरियाणा 1 जगह लीड कर रहा है। तो इसीलिए केरला का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI ज़्यादा बेटर है। तो इसके जो है क्या क्या वेरियस रीजन्स हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए, एजुकेशन, केरला को जो है हायर लेवल ऑफ लिटरेसी रेट है पंजाब से, और वो इसलिए कि द लिटरेसी रेट ऑफ केरला इज़ द हाईएस्ट इन इंडिया। केवल जो है पंजाब से ज़्यादा नहीं है, इनफैक्ट जो है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो केरला की ही है। इन केरला द लिटरेसी रेट इज़ 91% विच इज़ ऑलमोस्ट एज हाई एज दैट ऑफ चाइना। चाइना के बराबर ऑलमोस्ट जो है केरला का लिटरेसी रेट हो गया है। दिस इज़ मेनली बिकॉज एजुकेशन हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू एवरी
everyone in Kerala, whether they are upper caste or the lower caste. There is no bias in the field of education, which is one of the major reason why Kerala has the better HDI than Punjab. तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से एजुकेशन जो है ईच एंड एवरीबडी के रीच में है, तो इसीलिए जो है हरियाणा और पंजाब से बेटर स्थिति है केरला की. अब हम केरला का हेल्थ केयर स्टडी करते हैं. The healthcare facility in Kerala are far better than those in Punjab. Kerala has over 2,700 government medical hospitals with 330 beds per 1 lakh population, which is the highest in India, making it achieve a higher ranking in SDI. तो जहाँ पर इतने सारे गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं और 1 लाख लोगों के ऊपर 330 बेड का हॉस्पिटल है, तो समझ लीजिए ऑब्वियसली उस स्टेट की जो है HDI बेहतर है. पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा मेजर रोल है केरला को डेवलप बनाने में. द पॉलिटिकल पार्टीज इन केरला हैव टेकन स्टेप्स फॉर जेन्युइन वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड हैव इन्वेस्टेड इंटेलिजेंटली इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन. द गवर्नमेंट ऑफ केरला हैज़ बीन वर्कड फॉर द लैंड रिफॉर्म्स इन द स्टेट ऑफ सपोर्ट द पीपल. वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छे से उसने 2 फील्ड में इन्वेस्ट किया है, एक तो वहाँ के हेल्थ में और दूसरा एजुकेशन में. अब जब वहाँ के लोग एजुकेटेड होंगे तो ऑब्वियसली जो है हेल्थ प्रॉब्लम भी उन लोग को कम होगी. और दूसरा जो है गवर्नमेंट ऑफ केरला ने वहाँ के लैंड रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से किए हैं, सो दैट जो है वहाँ के गाँव के हर लोगों को जो है ज़मीन का लाभ मिला है. वहाँ के अर्बन एरियाज़ में बोलो चाहे रूरल एरियाज़ में भी जो है फार्मर्स को लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से मिला है और इस कारण से जो है वो अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए कैपेबल हैं. Next question is, what is meant by economic development? What are the 2 bases of measuring economic development of a country? किसी भी कंट्री का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेज़र करने के लिए क्या क्या बेसिस होते हैं. सबसे पहले लेट अस नो व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज एफर्ट्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक वेल बीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अ कम्युनिटी. तो आप इतना यह ध्यान रखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है. इकोनॉमिक का मतलब ही पैसा होता है ना, तो इसका मतलब जो है ये एक ऐसे एफर्ट है जिससे जो है किसी भी इंसान की, किसी भी पर्सन की इकोनॉमिक वेलबींग यानी इकोनॉमिक जो है उसकी कंडीशन अच्छी हो रही है. और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करेगी. अगर आपके पास पैसा आएगा तब जो है आप अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे अपने बच्चों का एडमिशन दिला सकते हैं. अगर आपके पास पैसा आएगा तो ऑब्वियसली जो है आप जो है उसको अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, आपके बच्चों की हेल्थ को सुधार सकते हैं, है ना. तो अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन है तो इट मीन्स जो है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज होगी, इन्हांस होगी. It can be done by creating jobs and supporting or growing incomes and tax bases. ज़्यादा से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करती है तब जाके लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी और ज़्यादा जॉब मिलेंगी तो ऑब्वियसली उनकी इनकम भी जो है ज़्यादा ग्रो करेगी और टैक्स बेस भी अच्छा रहेगा. इट इज़ इंक्रीज इन द ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ पीपल, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी. इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है लोगों का ग्रोथ हो रहा है, लोगों का वेलफेयर हो रहा है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो रही है. इन अदर लैंग्वेजेस it is a process which makes people sufficient by increasing their access to goods and services and by increasing the option open to them. इसके अलावा जो है उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स के ऊपर उनका एक्सेस है. जो चीज़ें वो पहले खरीद नहीं पाते थे अब वो सारी चीज़ें उनके रीच में हैं और जो है वो लोगों की सर्विसेज भी ले रहे हैं और इससे क्या हो रहा है उनके पास ज़्यादा ऑप्शन खुल रहे हैं. The 2 bases of measuring economic development of a country are as follows. जो तो important development measures है, steps हैं जिससे हम किसी भी country के या किसी भी person का economic development check कर सकते हैं. पहला तो है HDI, वो है Human Development Index जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, और दूसरा है per capital income. इन दोनों को अगर हम चेक करेंगे तो हम किसी भी country का economic development पता कर सकते हैं. What may be the development for one may be the destruction for the other. Explain the statement with appropriate examples. So now what the question is asking that जो किसी एक जने के लिए डेवलपमेंट होता है वो दूसरों के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है. ये कैसे होता है आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको पता लगाते हैं. Yes, it is true that
what may be called development for some may turn out to be destruction for the others. For example, the Sardar Sarovar Dam built over the Narmada River led to a major evacuation of the tribes near the Narmada River, and as a result the tribes lost their land and homes. This development of Sardar Sarovar Dam turned out to be a destruction for the tribes. आप इसमें सरदार सरोवर डैम का एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो गुजरात में नर्मदा रिवर के ऊपर बना है. जब डैम बनता है तो ऑब्वियसली उसके आसपास के बहुत बड़े एरिया को खाली किया जाता है. तो जब ये सरदार सरोवर डैम बन रहा था तो उसके आसपास के बहुत सारे गांव को खाली करना पड़ा और उन गांव में रहने वाले लोगों को भी जो है अपने इतने पुराने जो है पैटर्नल जो प्लेस था उस प्लेस को छोड़ के जाना पड़ता है. और नई जगह पे जाने पे ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले के जैसे जो है इनकम के सोर्सेस मिलते हैं. आपके इनकम के सोर्सेस कम हो जाते हैं, आपकी रहने की जगह छिन जाती है. तो डैम के कारण क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को तो बेनिफिट हो रहा है, बहुत सारे लोगों को इरिगेशन की फैसिलिटी मिल रही है और बहुत बड़े एरिया में जो है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है. बट हम उन चीज़ों को नहीं याद कर पाते कि उन डैम के कारण कितने लोगों को वहाँ से जो है अपना घर छोड़ना पड़ा होगा, अपने लैंड को छोड़ना पड़ा होगा, अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ा होगा. तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड दैट ये जो डेवलपमेंट है सरदार सरोवर डैम का, ये किसी के लिए डिस्ट्रक्शन भी बन के आया. दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. ऑन द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश इन द सिंगरौली रीजन ओवर 2 lakh people have been displaced on different occasions, first by Rihan Dam, then by a series of thermal power plants of the National Thermal Power Corporation. Singrauli has illuminated the lives of many in the urban center, but has been endless darkness grappling to its native as the trauma of displacement. So the development in Singrauli led to the destruction of its people. सिंगरौली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में का कोई बॉर्डर एरिया है. वहाँ पर जो है ये रिहन डैम बनाने के लिए वहाँ के 2 लाख लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया, मतलब वहाँ से खाली किया गया, वहाँ से हटाया गया. ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पर उनको जगह दी गई होगी, बट जैसा पहली जगह पे उन लोग का बेस था वैसा बेस उन लोग को दोबारा बनाने में बहुत तकलीफ हुई होगी. और उसके बाद जो है दोबारा से जो है सिंगरौली नामक जगह पे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से एक थर्मल पावर प्लांट लगाया गया. तो ये जो थर्मल पावर प्लांट है उसके थ्रू भी जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और रिहन डैम के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. तो यू कैन राइट कि जो रोशनी से जो है हज़ारों लोगों के घर जो है जगमगा रहे हैं, तो उन रोशनी को देने के लिए बहुत यानी 2 लाख लोगों ने अपने घरों में या फिर अपने जीवन में अंधकार भी किया है. Next, one more example you can mention is multinational companies take away the land of the farmers for the construction of industries. It may be beneficial for boosting production, but at the same time it causes loss of cultivable land and livelihood of the farmers. Various movements have been launched against the acquisition of land from the farmers. तो जितने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज बनते हैं, गुड़गांव में ऐसा ही हो रहा है. वहाँ के जितने भी फार्मर्स के बहुत बड़े बड़े जो है ना एग्रीकल्चरल लैंड थे, उनको जो है बहुत ही कम कीमतों में लोगों ने दिल्ली के आसपास के सारे इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया है और उनके पर मॉल बना रखा है, उनके पर फैक्ट्रीज बना रखी है. आप फैक्ट्रीज में वर्कर को काम दे रहे हो, बट उसके बदले में बहुत सारे किसानों से जो है उनकी खेती की ज़मीन चली गई है, वो भी बहुत सस्ते दामों में गवर्नमेंट प्राइस पे चली गई है. तो इसके कारण भी क्या हो रखा है, वहाँ के फार्मर्स को नुकसान हुआ है. जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी फ्लाईओवर का, उससे क्या होता है, हम ट्रैफिक जाम को तो जो है रोक पाते हैं, ट्रैफिक जाम को कम कर पाते हैं, पर आपको पता नहीं है जब कभी फ्लाईओवर बनते हैं तो आसपास के बहुत सारे शॉप्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, उनके घरों को तोड़ना पड़ता है ना. तो अगर हम जो है ट्रांसपोर्ट को तो स्मूथ कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ जो है बहुत सारे शॉप ओनर से उनका लाइवलीहुड छीन रहे हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हैं, और इस प्रकार से बहुत सारे लोगों के घरों को भी तोड़ रहे हैं. तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से जस्टिफाई हो गया है कि whatever is development for one group, that might be destruction for the another group. Next question is, what is meant by economic development? What are the 2 bases of measuring economic development of a country? Number 1 है, अगर हम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमने पहले वाला क्वेश्चन पढ़ लिया है, तो अब हम देखते हैं कौन कौन से बेसिस होते हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट,
indicates the number of children that die before the age of 1 year as proportion of 1000 live children born in that particular year. IMR यानी infant mortality rate, infant का मतलब शिशु होता है, mortality का मतलब होता है उनके बचने की दर क्या होती है. एक साल में 1000 बच्चों में से मतलब जो है एक साल पूरा करने से पहले जितने बच्चे जो हैं मर जाते हैं उसको और जितने बच्चे बचते हैं उनके रेशियो को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं. नेक्स्ट है लिटरेसी रेट, मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप. 7 साल से ऊपर के कितने बच्चों को पढ़ना लिखना अच्छे से आता है उसको लिटरेसी रेट बोला जाता है. नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशियो. इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. देखो प्राइमरी तक तो पढ़ना बहुत आम बात है ना, हर कोई बच्चा चला ही जाता है ऑलमोस्ट प्राइमरी तक. उसके बाद बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट ले लेते हैं अपने मम्मी पापा का हाथ बटाने के लिए या फिर बाकी किसी रीजन से पॉवर्टी के कारण. तो जो ज़्यादा नेट अटेंडेंस रेशियो है किसी भी कंट्री का वो उस कंट्री के डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है. तो 14 से 15 साल के जितने भी एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने जो हैं स्कूल आ रहे हैं या कितने स्कूल नहीं आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेट अटेंडेंस रेशियो. नेक्स्ट है पर कैपिटल इनकम. इट इज़ कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल द कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड. इट इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, ऑल्सो कॉल्ड एवरेज इनकम. पर कैपिटल इनकम को हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं. पूरे कंट्री की जो है टोटल इनकम यानी जीडीपी निकालते हैं और जीडीपी को उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं और जो पैसा आता है उस पैसे को हम पर कैपिटल इनकम बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी. At birth denotes average expected length of life of a person at the time of birth. है ना, किसी भी इंसान की एवरेज जो है एज कितनी रहेगी उसी को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं. नेक्स्ट है वाई ग्राउंड वाटर इज़ ओवर यूज. ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज़ अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन ऑफ ओवर 4 मीटर ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स. वाटर, ग्राउंड वाटर का मतलब समझते हैं अब जो ज़मीन के अंदर का जो पानी होता है जिसको हम ट्यूबवेल की मदद से निकालते हैं, हेल्प से निकालते हैं और खेतों में उससे इरिगेशन वगैरह करते हैं मोस्टली, या फिर अपने घरों में हैंडपम्प के जरिए भी उसको पानी को यूज़ करते हैं, तो उसी को ग्राउंड वाटर बोलते हैं. और ग्राउंड वाटर का हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यूज़ के साथ साथ उसको मिसयूज़ भी कर रहे हैं कि हमारे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो देखो 300 डिस्ट्रिक्ट्स में रिपोर्ट किया गया है कि उसका जो वाटर लेवल है वो 4 मीटर और नीचे चला गया है पिछले 20 सालों में. नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स. हमारी कंट्री में जो है हर 3 में से एक जो है पर्सन वो ग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ कर रहा है. इन अनदर 25 years 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम इफ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्सेज कंटिन्यूज. आने वाले 25 सालों में 60% लोग और जो है ना, 1/3 तो ऑलरेडी है ही है, उसमें अगर 60% और लगा दोगे तो पूरा 100% हो जाने वाला है ऑलमोस्ट. तो ये सारे परसेंटेज भी सेम तरीके से वाटर को ओवर यूज़ ही करेंगे. Groundwater overuse is particularly found in the agriculturally prosperous region of Punjab, Western UP, hard rock plateau areas of Central and South India, some coastal areas and the rapidly ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स. सबसे ज़्यादा जहाँ पर जो है ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, वहाँ पर ज़्यादा पानी लगता है. जैसे पंजाब है, वेस्टर्न यूपी है और कि कुछ कोस्टल एरियाज़ हैं साउथ इंडिया के, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ किया जाता है. ये 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है. सो प्लीज़ रिमेंबर पंजाब, वेस्टर्न यूपी एंड कोस्टल एरियाज़ ऑफ साउथ इंडिया. What is the main criteria used by the World Bank in classifying different countries and what are the limitation of this criteria if any? वर्ल्ड बैंक जो होता है अलग अलग कंट्रीज़ को क्लासीफाई करने के लिए कि कौन डेवलप है, कौन नॉन डेवलप है, कौन कौन से जो है मेजर्स यूज़ करता है. देखिए, द क्राइटेरिया यूज बाय द UNDP फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक इन द फॉलोइंग वेज. हम एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों क्वेश्चन UNDP का और वर्ल्ड बैंक दोनों का जो है आप
का कंपेयरिंग का जो है ना वो बता देते हैं, क्राइटेरिया बता देते हैं। UNDP है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और वर्ल्ड बैंक है देखिए मॉनेटरी ज़्यादा है ना, पैसों से ज़्यादा मतलब रखता है, तो इसका जो क्राइटेरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों पे आधारित है। और ये डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का, तो ये जो है ओवरऑल डेवलपमेंट पे ज़्यादा स्ट्रेस करता है। तो फर्स्ट हम UNDP का देख लेते हैं। इट कंपेयर्स द डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ देयर पीपल। ये जो है पर कैपिटल इनकम के अलावा वहाँ के लिटरेसी रेट को भी जो है स्टडी करता है, वहाँ के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी स्कूल में जो है कितने बच्चे जो है रिटेन रखते हैं, कितने बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, और उसके अलावा वहाँ के बच्चों के हेल्थ स्टेटस यानी वहाँ के सिटीजन के हेल्थ स्टेटस को भी कंसिडर करता है। अकॉर्डिंग टू UNDP द कंट्रीज आर रैंक्ड एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। UNDP का जो पूरा लिस्ट होता है मेरे ख्याल से 189 कंट्रीज़ को जो है ये मेज़र करता है, उनका क्लासिफिकेशन करता है, और उसके बेसिस पे 1, 2, 3 से लेकर 189 तक जो है ये सारी कंट्रीज़ को पोजीशन देता है। अब हम वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। इट कंपेयर्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटल इनकम, जिसको हम एवरेज इनकम भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया वर्ल्ड बैंक जो है पैसों से रिलेटेड है, तो ये सबसे ज़्यादा जजमेंट करता है कि किसी कंट्री का इकोनॉमिक यानी पैसों से रिलेटेड डेवलपमेंट कितना हुआ है। सो इट डिसाइड्स डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटल इनकम, इसको हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक द कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। रिच और डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं इनको, या फिर इनको हाई इनकम कंट्रीज भी बोलते हैं, जिनका जो है पर कैपिटल जो इनकम होता है इट शुड बी $12 $12,616 हो गया है ना, पर एनम यानी पर ईयर का है। दूसरी कैटेगरी है इनकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जिसमें हमारी कंट्री भी आती है, इंडिया भी आती है, जिनको हम मिडिल इनकम कंट्रीज़ भी बोल सकते हैं, और जिनका पर कैपिटल इनकम होगा $1,530 या फिर उससे कम। तीसरा जो कैटेगरी है उन्होंने रखा हुआ है पुअर और अंडर डेवलप्ड या फिर इनको लो इनकम कंट्रीज़ भी बोला जा सकता है, जिनका पर कैपिटल इनकम होगा $1035 पर ईयर है ना। तो ये ऑलमोस्ट जो है 70,000 पर ईयर अगर होता है या फिर इससे कम होता है तो वो कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आती है। UNDP हैज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। UNDP का आप देख रहे हो इसका जो कंसेप्ट है डेवलपमेंट का वो बहुत ब्रॉड है। ब्रॉड मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसमें एनरोलमेंट रेशियो आ रहा है, हेल्थ स्टेटस आ रहा है, वहाँ की इंडिपेंडेंस आती है, वहाँ का हेल्थ आता है सिटीजन्स का। जबकि वर्ल्ड बैंक हैज़ अ नैरो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, और वर्ल्ड बैंक के पास जो है केवल एक ही कंसेप्ट है, वो है आपकी एवरेज इनकम। अब जो है इसका जो है क्या क्राइटेरिया का लिमिटेशन बोल रहा है, एवरेज और पर कैपिटल इनकम इज़ नॉट द ओनली फैक्टर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। ऑब्वियसली हम इसी के ऊपर बार बार बात करते आ रहे हैं, क्योंकि दिस फैक्टर हाइड्स द अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर हम इनकम को देखते हैं तो बाकी सारे फैक्टर जो है हिडन हो जाते हैं, जबकि बाकी सारे फैक्टर्स भी उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विच ऑल्सो अफेक्ट्स डेवलपमेंट। ऑब्वियसली जो है कि ये जो वर्ल्ड बैंक है ये किसी भी कंट्री के वहाँ के जो लोग हैं उनके पर कैपिटल इनकम को कंसिडर करता है, पर वो पर कैपिटल इनकम जो है कितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ की जो पर कैपिटल हाई है तो केवल जो है कुछ रिच लोगों के कारण हाई है। सपोज करो वहाँ के 30% रिच लोगों के पास वहाँ की पूरी 90% जो है वो है मनी है, और बाकी जो है ना 70 लोग पॉपुलेशन के पास केवल वहाँ का 10% का जो है मनी है। तो ये तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। ऑल्दो जो है वर्ल्ड बैंक ने उस कंट्री को बहुत ऊंची रैंकिंग दे दी है, डेवलप कंट्री की रैंकिंग दे दी है, बट ये कंसिडर करना भी बहुत ज़रूरी है कि पैसा ऑलमोस्ट जो है एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो सकता, बट जो है कम से कम सबके रीच में है कि नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ BMI। इट इज़ वन वे टू फाइंड आउट whether we are properly nourished. It is to calculated by body mass index. BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ओके, और इसको हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं सो दैट हमको पता चल पाए कि हम जो है प्रॉपरली नरिश्ड यानी हमको जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी जो है उन न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग अच्छे से डेवलप है कि नहीं है। इट इज़ वेरी ईजी टू कैलकुलेट
इसके लिए टेक द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन किलोग्राम, देन टेक द हाइट, हाइट को भी लो और उसके बाद कन्वर्ट द हाइट इन सेंटीमीटर्स इनटू मीटर, और हाइट को जो है मीटर में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद डिवाइड द वेट इन केजी बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। आपका जितना भी वेट है, सपोज करो आपका 50 वेट है और आपकी हाइट जो है मीटर्स में 150 है, तो 150 का स्क्वायर लो और उससे जो है 50 केजी को डिवाइड कर दो। द नंबर यू गेट इज़ कॉल्ड BMI, और उसके बाद जो आपको नंबर मिलेगा वो आपका बॉडी मास इंडेक्स है। अ स्टूडेंट्स BMI कुड बी विद इन द नॉर्मल रेंज और लेस देन दैट। अगर किसी भी स्टूडेंट का जो है BMI ज़्यादा या कम है, अगर ज़्यादा होता है तो उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं और अगर कम होता है तो उसको हम अंडर वेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if a girl is 14 years and 8 month old and the BMI is 15.2, then she is undernourished बोल रहे हैं। और accordingly if the BMI of a boy aged 15 years and 6 month is 28, then he is overweight। नीचे आपको मैं बता देती हूँ, देखो बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 18.5 से 24.9 के बीच में आता है तो इसका मतलब आप फिट हैं, बट अगर आपका 18.5 से कम आता है बॉडी इंडेक्स तो आप अंडर वेटेड है या फिर अंडर नरिश्ड है, और अगर आपका 24.9 यानी 25 एंड अबव आता है तो आप ओवरवेट है। नेक्स्ट वी हैव MCQs। अगर आपने लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझ लिया है तो MCQs आपको ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जस्ट आप एक लुक दे दीजिए उस पर, है ना, दैट विल बी इनफ फॉर यू। व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ लैंडलेस लेबरर। लैंडलेस लेबरर का सबसे बड़ा डेवलपमेंट गोल रहेगा कि उसको मोर डेज ऑफ वर्क मिले और बेटर वेज मिले यानी तनख्वाह मिले। व्हाट विल बी द एस्पिरेशन ऑफ एन एजुकेटेड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अगर कोई एजुकेटेड लड़का है और वो अनएम्प्लॉयड है, शहर का लड़का, तो उसका एस्पिरेशन यानी उसका ड्रीम क्या होगा? उसका ड्रीम होगा फॉर अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज वेयर हिज एजुकेशन कैन बी मेड यूज ऑफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग्स लिस्टेड बिलो द डिफाइन एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को हम पर कैपिटल इनकम भी बोलते हैं। Which country can be considered as the developed country in the modern world? Select your answer from the following statement. आंसर है इसका, countries which are among the highest in the human development index are considered to be the developed countries। मैंने आपको बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो है आपके इनकम कंट्री के पर कैपिटल इनकम के अलावा वहाँ के एजुकेशन, वहाँ का हेल्थ, वहाँ के लोगों की इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है और इसमें रैंक दी जाती है 1 से लेके 189 तक। तो इसका मतलब जिनकी रैंकिंग सबसे ऊपर है वो कंट्रीज़ ज़्यादा डेवलप्ड हैं। तो मेरे ख्याल से आयरलैंड वगैरह ये कंट्रीज़ का रैंकिंग 1, 2, 3 में रहता है, तो ये कंट्री बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस, खुशहाल कंट्रीज़ माने जा सकते हैं। मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी मे नीड टू हैव अ गुड लाइफ। अ लिस्ट ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ गुड लाइफ इज गिवन बिलो। विच अमंग द फॉलोइंग आर थिंग्स मनी कैन नॉट बाय। मनी क्या नहीं खरीद सकती है? मनी आपको डिजीज से जो है बचाव नहीं कर सकती है, हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं खरीद सकती है, हाई क्वालिटी एजुकेशन खरीद सकती है, लग्जूरियस होम खरीद सकती है, एक पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर नहीं खरीद सकती है। आप जितना मर्जी जो है पैसे हो जाए आपके पास। दिल्ली में अभी आपने देखा था कुछ महीने पहले नवंबर के टाइम पे, है ना, तो इतने रिच लोग रहते हैं वहाँ पर, फिर भी जो है दिल्ली के पॉल्यूशन को वो सही नहीं कर पाए और उन लोग को जो है बहुत खतरनाक पॉल्यूशन में ही अपने टाइम को जो है स्पेंड करना पड़ा था। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी इन्फेक्शियस डिजीज से प्रोटेक्शन नहीं खरीद सकती है पैसे से आप, और जो है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी नहीं खरीद सकते हैं। SDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट फोकसेस ऑन फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें हम देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, सही है, ये भी देखते हैं, नेशनल इनकम ये भी देखते हैं, और जो है 3 लेवल्स ऑफ स्कूलिंग ये भी देखते हैं। तो इसका आंसर ऑल द एबव आ जाएगा। केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, व्हाट कुड बी द रीज़न? फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। बिकॉज केरला हैज़ हाई फीमेल लिटरेसी रेट है और उसके अलावा एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़ भी है फॉर बोथ मदर एंड चिल्ड्रन। तो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है इसके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द मोस्ट प्रोमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी 50 ईयर्स आफ्टर नाउ एंड वाई। आज के 50 सालों बाद जब हमारे पास तेल भी नहीं रहेगा, हमारे पास गैस भी नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली जो उस समय हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स होगा एनर्जी का वो सोलर एनर्जी रहेगा, क्योंकि सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, वो कभी ख़त्म ना होने वाली एनर्जी। जबकि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, CNG ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है पिक आउट द कॉज फ्रॉम बिलो दैट इनहेंसेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो है सबसे ज़्यादा हम allowing increase in the level of exhaust fume emitted by cars, buses and trucks. पिक आउट द कॉज दैट इनहेंस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अच्छा, एनवायरनमेंट को जो है सबसे ज़्यादा ख़राब करने में सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन किसका होता है, वो इन सब चीज़ों का होता है। कार और बसेस और ट्रक से जो है एग्जॉस्ट निकलता है, फ्यूम निकलता है, प्रदूषण वाला जो धुआं निकलता है, उसके कारण हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय ऑल ऑफ द एबव है। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट देखने के लिए हमको लिटरेसी रेट भी चाहिए, वहाँ का हेल्थ स्टेटस भी चाहिए, वहाँ की पर कैपिटल इनकम भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैन इंडिया। ये आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल के अकॉर्डिंग जो है जो श्रीलंका का ह्यूमन इंडेक्स पे जो रैंकिंग है वो 70 है, जबकि इंडिया की रैंकिंग में ख्याल से 135 है। तो जितनी रैंकिंग ज़्यादा होती है उसका मतलब हम उतने ही नीचे पोजीशन पे हैं। श्रीलंका हमसे अच्छे पोजीशन पे है, 70 नंबर पे है वो। द पर कैपिटल इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज काउंटेड इन विच करेंसी। अभी हमने पढ़ा था उसका US डॉलर में काउंट किया जाता है। कोई भी कंट्री हो, चाहे वो इंडिया हो, जापान हो, यूनाइटेड स्टेट हो, हर कंट्री का पर कैपिटल इनकम US डॉलर में ही कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि सारी कंट्री में एक जैसा करेंसी होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 13 है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट इट्स पर कैपिटल इनकम से डिसाइड होता है। डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री विद इट्स पॉपुलेशन जब हम करते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है, उससे हमको पर कैपिटल इनकम मिलता है और एवरेज इनकम मिलता है। दोनों सेम चीज़ें, दोनों के नाम एक ही है ना, ये सिनोनिम है एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है read the given data and find out which country has most equitable distribution of income. Monthly income of 5 families in a country A and country B. ये country A है, इसमें देखो ये 5 फैमिलीज है, एक का 9,500 है, एक का 9,600 है, एक का 10,000 है, एक का 10,400 है, एक का 10,500 है। अब कंट्री B में देखते हैं अलग अलग फैमिलीज के क्या क्या इनके इनकम है। एक को 3,000 मिल रही है, एक को 2,000 मिल रही है, एक को 5,000 मिल रही है, एक को 4,000 मिल रही है, एक को 36,000 मिल रही है। आपने देखा कंट्री ए में जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक हज़ार का डिफरेंस है, बट कंट्री बी में देखो 3,000 से लेके सीधे 36,000 है ना, 3 दाम करीबन 10 गुना ज़्यादा जो है डिफरेंस है। तो जो सबसे कम अच्छे से जो है इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है इनकम, वो कंट्री ए है। अब आपके पास असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, और जब ए और आर ट्रू होंगे तो ये तो सीधे नीचे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केरला लैक्स द प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। देखो इनका लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब यहाँ पर बच्चे कम मरते हैं, ये तो सही है, बट ये गलत है कि वहाँ पर जो है बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है। तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 assertion the availability of the resources is a necessary condition for the development of any region. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward रीजन्स। देखो ये वाला क्वेश्चन भी सही है और रीजन भी सही है, बट ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है Sustainable development is essential for economic growth of the country, and sustainable development ensures the environment friendly measures are adopted for carrying out production process. किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका दूसरा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब हो सकता है जब हम जो है बहुत अच्छे एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है तरीके यूज़ करेंगे, तो ये भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, डेवलपमेंट गोल्स आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये. अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मे अलाउ मोर वुमेन टू टेक अ वैरायटी ऑफ जॉब और रन अ बिजनेस. अगर जो है डेवलपमेंट गोल देखा जाए तो सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और अगर सिक्योर इन्वायरमेंट रहेगा तो वुमेन जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने जॉब करेंगी. तो दोनों के दोनों सही हैं और बी ए को करेक्टली डिफाइन भी कर रहा है. डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशन फॉर डेवलपमेंट, और उसका रीज़न है पीपल आर डिफरेंट, क्योंकि हर बंदे के लिए जो है डेवलपमेंट का मतलब कुछ और होता है. वो इसलिए होता है कि हर पर्सन जो है एक दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है. और तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, है ना. अगर हमको जो है डेवलपमेंट चाहिए तो हमको सस्टेन भी करना पड़ेगा, हमने रिसोर्सेज को बचा के भी रखना पड़ेगा. द क्रूड ऑयल विच इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स विथ लिमिटेड स्टॉक इज़ डिप्लीटिंग ग्रेजुअली. और जो ऑयल है वो बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है. तो बिल्कुल सही है दोनों के दोनों सेंटेंस, और आर जो है करेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन भी है. क्वेश्चन नंबर 23, अ हाई एवरेज इनकम इज़ नॉट इंडिकेटिव ऑफ द ओवरऑल वेलबींग और ह्यूमन डेवलपमेंट इन द कंट्री. जिसके पास अगर हाई इनकम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कंट्री में सबका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है. बिल्कुल सही है. एवरेज इनकम डज नॉट कवर इंडिकेटर्स लाइक लेवल ऑफ लिटरेसी रेट, हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड पब्लिक फैसिलिटीज़ इन अ कंट्री. एवरेज इनकम में जो है ये हेल्थ फैसिलिटीज़ या फिर लिटरेसी रेट ये सारी चीज़ें कवर नहीं होती हैं. तो बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट है, रीड द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग. विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पर कैपिटल इनकम. अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो हरियाणा की सबसे ज़्यादा जो है पर कैपिटल इनकम है, 2,36,000 हो रही है. विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पर कैपिटल इनकम, वो बिहार की है, दैट इज़ ओनली 40,000. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज स्टडी द टेबल एंड आंसर फॉलोइंग. विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा 32 बिहार में है. एंड वाई डज द बिहार हैज़ द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट. सबसे ज़्यादा बच्चे जो है यहाँ पे क्यों मरते हैं वो 1 साल पूरा होने से पहले ही. इसका एक रीज़न है लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी यहाँ बहुत पुअर है बिहार के अंदर, और फूड सिक्योरिटी भी जो है गरीबी भी बहुत ज़्यादा है. तो इसका आंसर होगा बोथ.